वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास का जो मैथ है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम 17 फरवरी से होगा, तो कम बहुत मतलब कि जो समय है वो बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो इतना कम समय में आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, एक तरह से टेस्ट लिया जाएगा। और सभी विषय को, जैसे कि वास्तुनिष्ठ प्रश्न का अलग होगा और लघु का अलग होगा, दीर्घ का अलग होगा। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता लघु क्या होता है, दीर्घ क्या होता है। तो आपको परीक्षा में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ठीक है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मत सोल्यूशन में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है विषय गणित के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये टोटल जो होगा वो 100 नंबर का आपका परीक्षा होने वाला है, ठीक है। OMR सीट के द्वारा ये प्रयोग परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 टाइप से परीक्षा, मतलब 3 टाइप से क्वेश्चन होंगे। जैसे में पहला में वस्तुनिष्ठ, जो कि 50 अंक के होंगे, सॉरी पे अंक होगा, 50 अंक का होगा, एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। तो ये आपका आधा यानी 50% जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इन सभी को हम लोग टेस्ट के द्वारा देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। दूसरा नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, वो 30 अंक का होगा, ठीक है। 30 अंक का यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपका टोटल प्रश्न जो रहेगा इसमें 22 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। पर 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्न आपको आंसर देना है उसमें से, ठीक है। 15 ही प्रश्न को देना है, उसमें से जो भी आएगा 15 को दे देना है। तो 50 और इधर 30, 80 हो गया, बचा 20 नंबर। और तो 20 नंबर जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होगा, जो 20 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, दीर्घ यानी जो बड़ा में बनता है, ठीक है, लॉन्ग में बनता है। ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन हर प्रश्न जो भी प्रश्न होगा उसमें अथवा के रूप में भी पूछा जाएगा। तो उनमें से कोई एक, अगर मान लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा है वो नहीं आता, उसका अथवा वाला आता है, तो आप अथवा वाला आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैथ का था रणनीति। और हम लोग यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट देंगे, मतलब एक तरह से बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया, वो सभी का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। तो उन सभी का यहाँ पे एक टेस्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिएगा। उसके बाद प्रत्येक जैसे वास्तविक संख्या का हमने वास्तुनिष्ठ देख लिया, उसके बाद उसका ही लघु देखेंगे, उसका दीर्घ देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर को देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे जैसा मैं वास्तविक संख्या के बारे में, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो बोल रहा है पहला में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। 2 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली बात वैसी संख्या होता है जो एक और अपने आप से ही कटेगा। तो एक और आप, जैसे 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसी से नहीं, एक और अपने आप से कटता है, और वो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होता है, सिर्फ एक होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका हम लोग मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 3 में 5 से अगर भागा देंगे तो कितना बचेगा, 2, 2 में 3 से फिर भागा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 में 2 से भागा देंगे तो 1 दूनी 2। यानी कि अगर अभाज्य संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी 2012 में पूछा गया है, तो इस सभी क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 2 परमेय की संख्या के बीच में अनंत अपरमेय संख्या होती है, चाहे आप जितना मन निकाल सकते हैं उसके बीच में। तो ये सब आपको पता ही होगा। तो ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अभी बताया कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटेगा। तो 8 जो है वो एक और अपने आप के अलावा 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 9 3 से भी कट रहा है, और 11 जो है वो एक और अपने आप के अलावा किसी से और नहीं कटेगा। तो इसका मतलब सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 जो है वो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, लेकिन कटना चाहिए सिर्फ एक और अपने आप से, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्या नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुना लासा। आपको ऐसा पढ़े होंगे। तो जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 4 का आपका 2 संख्या हो गया, ठीक है। इस दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं का भी जो गुणनफल होगा 8 ही आएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 8 ही आएगा, यानी एचसीएफ एलसीएफ का भी 8 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका 25 और 50 का अगर हम गुना करें तो 25 पचे 125 होता है, ठीक है। और एक शून्य है तो 100 शून्य यहाँ पे बैठा हुआ, 125 पर एक शून्य, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी क्वेश्चन हमने देखा 15 तो नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 से भी कट जाता है, 12, 4, 3 से भी 2 से भी कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, 25 या 75 हो जाता है, मतलब ये भी नहीं होगा। 23 है जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 23 से ही कटेगा यानी अपने आप से, और 1 से तो हर एक संख्या कट ही जाता है तो 1 से भी ये कटेगा, लेकिन उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, पाई हो, ये सब अपरिमेय संख्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो 11 जो रूट में है अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। बी भी अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि रूट में है और इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ पे सी नंबर रूट में 9 है, इसका वर्गमूल 3 होता है, और 16 है उसका वर्गमूल 4 होता है, तो 9 चौ 36 हो गया ये, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे डी है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन अलग है? अलग का मतलब यहाँ पे देख ले, जैसे 3/5 है जो परिमेय लग रहा है, ये भी है क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, मतलब 4/2, यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये भी परिमेय। रूट 2/5 है तो यहाँ पे रूट 2 का कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही रहेगा, 5 भी वैसे ही रहेगा, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या क्योंकि रूट में ऊपर में है। लेकिन ये जो रूट 25 है वो 5 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में 9 का 9 ही रहना, लेकिन 5/9 एक परिमेय हो जाएगा, बाकी सब परिमेय है, लेकिन सी में हम देख रहे हैं कि ये अलग है, यानी अलग है मतलब अपरिमेय है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके लिए ए बी का मासा यानी जो दो संख्या दे उसका मासा और गुना अगर उसी का लासा निम्न में किसके बराबर होगा? तो हमने अभी बताया कि मासा गुना लासा दो संख्याओं का योग, जिसका लासा और जिसका मासा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, मतलब उन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो उसका बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन में भागा नहीं, तो ए गुना बी होगा। ठीक है, ए गुना बी होगा, अभी बताएं। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? ये आपका एनसीईआरटी, सभी ऐसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी वीवीआई एक का क्वेश्चन वीवीआई के रूप में आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी में साफा लिखा हुआ है, हम अभी वहाँ पे चलते हैं। साफा लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से मासा परिकलित करने की तकनीक है। मासा अगर हम निकालते हैं तो हम लोग उसका तकनीक का यूज, जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन, ये हम लोग एनसीईआरटी से फोटो लिए हैं। एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। आपको याद ही होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट माने बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़ा सबसे बड़ा पूर्णांक होता है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो, वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे एक ये संख्या लिया, एक ये पूर्णांक लिया और एक 42 लिया, अब इसका एचसीएफ निकालेगा। ठीक है, तो एचसीएफ हम लोग वैसे निकालते हैं, जैसे 455 है तो उसमें 42 से भागा देंगे। ठीक है, 455 में इस तरह से निकालते हैं, लेकिन एल्गोरिथम विधि से हम लोग, मतलब कि यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम विधि से हम लोग इस तरह से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे ये आपका भाजक हुआ और ये भाज हुआ, इधर जो आएगा वो भागफल होता है, नीचे जो बचेगा शेषफल होता है। उसी रूप में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, और अगले स्टेप में जो हमारा ये होता है ना यहाँ पे, यानी कि जो भागफल होता है मतलब जो भाजक होता है वो आ जाएगा इस रूप में, यानी भाज के रूप में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पे 42 से अगर हम भागा देंगे 455 में, ठीक है, 455 में, तो कुछ मान लीजिए कितने बार में लगा, तो यहाँ पे लग रहा है 42 दहों को आपका 420 बचेगा, जो कुछ जैसे कि 5 बचेगा, 3 बचेगा, 35 बचेगा, तो 35 यहाँ पे इस तरह से घेर देते हैं और 42 को यहाँ पे उतार देते हैं। तो आप 42 यहाँ पे देखें, जो भाजक था वो भाग मतलब जो भाज के रूप में आ गया है। अब आप 35 में इसमें भागा देंगे तो अगला बार स्टेप में चेंज होगा, जो शेषफल था वो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भाजक के रूप में आ गया है,
और फिर उसमें हम कितना से भागा लगाएंगे, 42 में कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो यहाँ पे एक बार में लिखा गया गुना के रूप में। फिर प्लस में कितना बचेगा, 35 गुना तो 35 होगा, 42 से 35 घटे 7 बचा, 7 बचा। तो ये इस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं। तो हमारा सिंपल से आंसर था, लेकिन हमने इस तरह से इतना थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे निम्न में से कौन कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन होगा, जो रूट में नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं √3, तो √3 का कुछ नहीं हो सकता, वो अपरिमेय होगा। यहाँ पे √2 से हम नीचे कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा जो कि एक परिमेय संख्या होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे देख लेते हो, तो ये तो √5 का कुछ नहीं हो सकता, और √5 है, और यहाँ पे एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी जो होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या। √6 जो है ये तो है ही अपरिमेय संख्या, तो आपका वही बी आंसर होगा। यहाँ पे निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए √7 ये भी अपरिमेय है, √2/5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √3 √7 भी अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, अगर इसको गौर से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो रूट जो 75 है उसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 3, 25 या 75, और जो √48 है उसको हम लिख सकते हैं √16 या 48। तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का होता है 5, यानी 5/4, और √3 तो दोनों में सेम ही रहेगा, बचेगा जैसे 5/4 और बचा ऊपर में √3 और नीचे भी √3 से √3 कट जाएगा तो 5/4 बचा। तो ठीक है ना, ये आपका डी आंसर होगा। ये ए जो होगा वो अपर में नहीं होगा। दो क्रमगित सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो दो क्रमगित सम संख्या यानी कि 2 2 4 सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, 6 हो गया, 8 हो गया। तो इस अगर HCF की बात करें, क्योंकि इसके अंतर जो है वो 2 है, 2 होते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का HCF होगा ना वो भी 2 ही होगा, क्योंकि जैसे 6 और 8 का HCF निकालेंगे, 6 में 8 से भागा देंगे तो आपको अंतर 2 है, तो पता है एक बार में लगाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये 2 से तो कट ही जाएगा ना, 6 2 3 6, तो ये आपका आंसर होता है HCF 2। कोई भी संख्या में से भागा देंगे तो यही होगा। 13 नंबर है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, ठीक है। और यहाँ पे 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 यानी 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45। अब 2 से लगेगा नहीं, 2 2 4 1 5, 5 को 2 आ गया, मतलब 2 के पावर 5 होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 45 आ गया था, 5 से लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, किधर गया क्वेश्चन नंबर, ये है। तो 2 का कितना घात होगा, तो 5 होगा, सी नंबर आपका आंसर होगा। यहाँ पे निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 49 का वर्गमूल 7 होता है, नीचे 64 का 8 होता है, 7/8 यानी यही एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और भी है। तो 81 का तो 9 होगा, लेकिन 91 नहीं हो सकता है, 31 51 नहीं हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, 49 101 का कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सब अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय हो गया। वीडियो के पेंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये हर जो भी DLED चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 10th क्लास के लिए स्पेशल था, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पहले आपसे रिस्पांस मिलेगा तब, ठीक है। तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।